मैं कुमार रंजन फिर आज सीरीज में आया हूँ, विपिन चंद्र की सीरीज में। हम मजदूर के आंदोलन का जो है 1970 से लेकर 47 के बीच के आंदोलन का अवलोकन करेंगे। ठीक है। रूस की क्रांति की सफलता के बाद भारत में भी वामपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार होने लगा। विपिन चंद्र लिखा है कि तीसरे दशक के उत्तरार्ध में जो है वामपंथी वैचारिक प्रवृत्तियाँ सुदृढ़ होने लगी और 1927 के शुरू में ही देश के अलग अलग भागों में विभिन्न कम्युनिस्ट दलों ने अपने आप को किसान, कामगार और किसानों की पार्टी रूप में संगठित किया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके नेता थे श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, पूरन चंद जोशी तथा सोहन सिंह जोश। कामगार किसान पार्टी कांग्रेस के अंदर ही वामपंथी गुट के रूप में काम करती थी और इसका जो है ट्रेड यूनियन पर भी काफ़ी प्रभाव था। उदाहरण के देखिए कि बम्बई में सूती मिल के मजदूरों की 6 महीने की लंबी हड़ताल जो चली कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाली गिरनी कामगार यूनियन में। हालांकि 1928 के अंतर इसकी सदस्य संख्या 324 से बढ़ करके जो है लगभग 54,000 हो गई। इतना ही नहीं, बंगाल और बम्बई के मजदूरों में भी कम्युनिस्ट का प्रभाव फैला। मद्रास की बर्मा ऑयल कंपनी के मजदूर भी इसके प्रभाव क्षेत्र में आए। अब आगे देखते हैं। 1928 के झरिया अधिवेशन समय तक एटक में भी कम्युनिस्टों समेत वामपंथियों की स्थिति काफ़ी प्रभावशाली हो गई थी। लेकिन इसके बाद एक परिवर्तन देखते हैं इसका। इसके बाद के सेशन की अध्यक्षता जब जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, एन.एम. जोशी के नेतृत्व में कुछ लोग इससे अलग हो गए और वहाँ से मजदूर आंदोलन में एक अर्थवाद या इकोनॉमिज्म की प्रवृत्ति हम पनपना शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट आगे देखते हैं। 1927 और 1929 के बीच देश में बड़ी संख्या में हड़तालें हुई और नवंबर 1927 में एटक ने सैमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। ठीक है। अब क्या हुआ, मजदूरों की जो बढ़ती राजनीतिक सक्रियता से अंग्रेज को नागवार गुजरी। उन्होंने क्या किया कि कई दमन कानून बनाए, जैसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट तथा ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, और लगभग एक ही बार में मजदूर आंदोलन में सक्रिय सभी क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। इस षड्यंत्र का नाम हम लोग जानते हैं, मेरठ षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। और दूसरी ओर क्या किया कि कुछ रियायतें देकर मजदूर आंदोलन के एक बड़े हिस्से को सरकार ने तोड़ने की कोशिश की कि मजदूर में आपस में फूट पड़ जाए, और हालांकि इसमें से सफलता भी मिली। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मजदूर आंदोलन को बहुत बड़ा आघात पहुंचा कुछ सरकार के इस आक्रामक रूप के कारण और कुछ कम्युनिस्ट के नेतृत्व वाले हिस्से के रुझान में परिवर्तन के कारण। अब इम्पोर्टेंट है, 1928 की समाप्ति के समय में कम्युनिस्टों ने राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जोड़ने और उसके भीतर रहकर काम करने की अपनी नीति को पलट दिया। इसके कारण कम्युनिस्ट राष्ट्रीय आंदोलन अलग थलग पड़ गए। इतना ही नहीं, एटक के भीतर भी कम्युनिस्ट अलग थलग पड़ गए तथा 1931 में विभाजन में उसको बाहर निकाला गया। फिर भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में देश भर के मजदूरों ने हिस्सा लिया। फिर भी सोलापुर के सूती मिल मजदूरों ने, कलकत्ता के परिवहन और मिल मजदूरों ने तथा मद्रास के मिल मजदूरों ने बड़ी बहादुरी से जो आंदोलन संघर्ष किया। सोलापुर बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलापुर में पुलिस के साथ संघर्ष हुआ और इन लोगों ने कुछ समय के लिए प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया और एक कस्बे में राष्ट्रीय झंडा भी फहराया। ठीक है। इतना ही नहीं, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 6 अप्रैल को जिस दिन गांधी ने नमक कानून तोड़ा, जीआईपी रेलवे यूनियन के कर्मचारियों ने एक नई तरह का सत्याग्रह शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है फिल्म्स का कि 1930 और 36 के बीच मजदूर वर्ग का आंदोलन ढलान पे था, लेकिन क्या हुआ, साम्यवादियों ने थोड़े ही समय में अपनी आत्मघाती संकीर्ण नीतियों को छोड़ करके 1934 तक राष्ट्रवादी राजनीति की मुख्य धारा में फिर प्रवेश पा लिया। जो पहले उन्होंने छोड़ दिया था, फिर वह एटक में भी मिल गए। इससे क्या हुआ कि राष्ट्रवादी राजनीति और ट्रेड यूनियन आंदोलन में वामपंथी का प्रभाव एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा। अब देखते हैं 1937 से 1939 के दौरान जब लोकप्रिय मंत्रिमंडलों का गठन हुआ, तो इस दौरान जो है ट्रेड यूनियन का अभूतपूर्व उत्थान हुआ। इस दौरान जब कांग्रेस की सरकार बनी थी मंत्रिमंडल। अब उदाहरण देते हैं विपिन चंद, 1937 और 1939 के मध्य ट्रेड यूनियन की संख्या 271 से 562 हो गई थी। आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो है, अब सभी लोग जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो बम्बई के मजदूरों ने इस विश्व युद्ध के विरोध में हड़ताल का आयोजन किया, बम्बई के मजदूरों ने। लेकिन जब सोवियत संघ पर नाजियों का हमला हुआ तो साम्यवादियों ने यह तर्क दिया, युद्ध का स्वरूप साम्राज्यवादी युद्ध से बदल के जनता के युद्ध में तब्दील हो गया, अब हम अंग्रेज का समर्थन करेंगे। ठीक है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी भारत छोड़ो आंदोलन के से मजदूर वर्ग बिल्कुल अछूता नहीं रहा।
ठीक है। एक चीज़ और कंसेप्ट बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन से सामुदायिक उदासीन होने तथा उसके विरोध होने के बावजूद भारतीय छोड़ो आंदोलन से मजदूर वर्ग बिल्कुल अछूता नहीं था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी के तत्काल बाद भारत छोड़ो प्रस्ताव के समर्थन में दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बम्बई में हड़तालें चली। ठीक है। और इम्पोर्टेंट है फिल्म्स के लिए कि इसी टाटा स्टील प्लांट 13 दिन तक बंद रहा और यह नारा दिया गया कि ये जब तक मजदूर तब तक दोबारा काम नहीं करेंगे जब तक देश में राष्ट्रीय सरकार नहीं बनेगी। अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल में लगभग 3.5 महीने हड़ताल रहा। ठीक है। हम देखते हैं 1945 और 47 दौरान क्या मजदूरों की क्या गतिविधि थी। आईने मुकदमे के मुद्दे को लेकर कस्बों तथा शहरों में जो सभाएं और प्रदर्शन आयोजित की जा रही थी उसमें मजदूरों की उल्लेखनीय भागीदारी थी। ठीक है। और बम्बई और कलकत्ता के गोदी मजदूरों ने सेना के रसद को इंडोनेशिया तक पहुंचाने वाले जहाज़ों में माल लादने से इनकार कर दिया। ऐसा करने का मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम का दमन करना था। आप इसे इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं कितनी चेतना आ गई थी। 1946 में नौसैनिकों के विद्रोह के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए बम्बई मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल शायद सर्वाधिक शानदार कार्य था। ठीक है। और अंतिम समय में क्या है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के लिए। औपनिवेशिक शासन के अंतिम वर्षों में पूरे देश में आर्थिक मुद्दे को लेकर हुई हड़तालों की संख्या में असाधारण वृद्धि दिखाई दी। अब राजनीति से आर्थिक मुद्दे पे आ गए मजदूर, और उनमें सबसे अधिक जो विख्यात है हड़ताल डाक तार विभाग के कर्मचारियों की अखिल भारतीय हड़ताल सबसे अधिक विख्यात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।